हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल, कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में क्लास 12th की, जिससे हमारे पास 2025 का जो यूपीएमएसपी वेबसाइट द्वारा मॉडल पेपर जारी होता है वही वाला है हिंदी का। तो इसे हम बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखें ये भी सीखेंगे, और क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन किस प्रकार से आपको हेडिंग बनाना है ये सब सीखेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए, और देखेंगे कैसे क्वेश्चन लिखना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, खंड का इस प्रकार से खंड का है, तो यहाँ पे कॉपी में इस प्रकार से डालना है खंड का। प्रश्नोत्तर नंबर 1, चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं संपूर्णानंद, तो संपूर्णानंद सही है, तो इस प्रकार से लिखना है का नंबर के दूसरा सही संपूर्णानंद। अगला है लल्लू लाल की रचना है, तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, यानी कि दूसरा नंबर सही है, खा नंबर का है प्रेम सागर लिख देंगे। अगला है गा नंबर पर्दा कहानी के लेखक हैं, तो पर्दा कहानी के लेखक हैं ये चौथा नंबर यशपाल, राइट आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, गा नंबर के चौथा सही यशपाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और घा नंबर के आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, तो पहला ऑप्शन सही है विष्णु प्रभाकर, तो इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है विष्णु प्रभाकर। अगला है अला नंबर के सही है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो अला नंबर के इस प्रकार से अला के चौथा सही हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी जो है ये फ्रेंड्स छायावादी युग की रचना है, तो यानी कि दूसरे के का नंबर के दूसरा सही छायावादी युग, तो इस प्रकार से का नंबर के दूसरा सही छायावादी युग लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रगतिवादी युग का है, तो जैसा कि फ्रेंड्स गा नंबर खा नंबर के पहला सही अग्रदास, जो अग्रदास हैं वह प्रयोगवादी युग के कवि हैं। गा नंबर तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो गा नंबर के सही है 1943 दूसरा सही, तो इस प्रकार से लिखेंगे दूसरा सही 1943। घा नंबर देखेंगे द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो इनमें से द्विवेदी युग की रचना नहीं है, कामायनी चौथा ऑप्शन सही है, तो घा नंबर के चौथा सही कामायनी इस प्रकार से लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की, 4 ऑप्शन है राम भक्ति शाखा से, ज्ञानश्रयी शाखा से, प्रेमश्रयी शाखा से और कृष्ण भक्ति शाखा से, तो चौथा सही है कृष्ण भक्ति शाखा से, चौथा सही कृष्ण भक्ति शाखा से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपके सभी सही जाते हैं तो मिलते हैं 5 नंबर, यहाँ पर भी सभी सही जाएंगे, मिलेंगे 5 नंबर, 5 5 10 नंबर का ये आपका हो जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का है, यहाँ पे हर प्रश्न लिखने पर मतलब उसका उत्तर तो आपको दिया जाएगा 2 नंबर, यानी कि जो प्रश्नोत्तर नंबर 3 है 10 नंबर का है। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो सबसे पहले आपको कॉपी में डाल देना है प्रश्नोत्तर नंबर 3, प्रश्नोत्तर नंबर 3 डालिए, और गद्यांश के 2 शब्द पहले के जैसे धरती माता ... आवश्यक है, धरती माता ... आवश्यक है, इस प्रकार से लिख देना है। तो सबसे पहले संदर्भ बोला है प्रश्न में लिखने को, तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो इस प्रकार से संदर्भ लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, यानी कि ये दूसरा नंबर का प्रश्न लिखेंगे। धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी है। अब यहाँ पर ये दूसरा बना दिए हैं, दूसरा नंबर, आप इधर हो जाए चाहे उधर, लेकिन सब क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हम दूसरा नंबर लिख दिए तब भी सही है, क्योंकि तीसरा यहाँ पे लिखे हैं,
तो ये तीसरा देख लेते हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर है रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग डाल दिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक कहता है कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। तो इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या की जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब चौथा नंबर का प्रश्न देखेंगे, फिर उसका उत्तर लिखेंगे। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? प्रश्न है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो इसी में जो ये गद्यांश दिया जाता है, इसी के अंदर आंसर छिपा रहता है। तो यहां से लिख सकते हैं आप, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को, पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कॉपी में, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। बस यही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? ये आपके पास क्वेश्चन है। तो हमें भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। बस भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। बस इतना लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपको मिलेंगे 10 नंबर, क्योंकि 5 क्वेश्चन का आंसर आपने सही सही लिखा है, तो इससे आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो आई होप 10 नंबर बहुविकल्पीय का, 10 नंबर गद्यांश का हो गए हमारे 20 नंबर। अब चलिए और देख लेते हैं 10 नंबर के प्रश्न के उत्तर। बिना देरी करते हुए सीखेंगे। तो अब आ जाते हैं सीधा पद्यांश की ओर, प्रश्नोत्तर नंबर 4। चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 4 आ चुके। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी शर्मिक वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना, कोई कलांता कृषक लन्ना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है, ये भी जो आपका पद्यांश है 10 नंबर का है। तो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले लिखेंगे 2 अक्षर पहले के, 2 अक्षर बाद के पद्यांश में के। लज्जाशील पथिक ... तप्त भूतांगना को बस सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 4 इस प्रकार से डालेंगे कॉपी में और लिखना शुरू करेंगे। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड में पवन दूतिका नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिख देना है बोर्ड परीक्षा में। और सीखेंगे अब अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जैसा कि फ्रेंड्स नायिका पवन से कहती है कि हे पवन, यदि वह थोड़ी सी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर, अर्थात उसे चारों ओर घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि उसके सूखे ओठ मुरझाया चेहरा प्रफुल्लित हो उठे। बस इतना रेखांकित अंश की व्याख्या आप सभी को कर देनी है। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं? तो लिखेंगे, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहती है कि हे पवन, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहती हैं कि हे पवन, मार्ग में स्त्री के कपड़े को अस्त व्यस्त मत करना। बस यही इतना राधा जी पवन से कहती है, यानी कि हवा से राधा जी कहती हैं कि
हे पवन मार्ग में स्त्री के कपड़े को अस्त व्यस्त मत करना। होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। तो जैसा कि फ्रेंड्स होठों की और कमल मुख में उपमा अलंकार है, होठों की और कमल मुख में उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। जलद और कृषक ललना का अर्थ है, जलद का अर्थ है बादल, कृषक ललना का अर्थ है किसान के बच्चे। तो इस प्रकार से 10 नंबर बहुविकल्पीय के और 10 नंबर गद्यांश के, 10 नंबर पद्यांश के, तो हम 30 नंबर कर चुके हैं अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं अब। तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 और 3+2 यानी कि 3 नंबर साहित्यिक परिचय लिखने के और 2 नंबर उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखने के। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है 3, इनमें से आपको लिखना है 1। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल। इनमें से हमें लिखना है किसी एक लेखक का, तो हम लिखने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। चलिए तो इस प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लिखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, कहानीकार एवं उपन्यासकार थे। इसके अलावा आलोचक, निबंधकार एवं सफल अध्यापक थे। जैसा कि फ्रेंड्स वे एक प्रकार से सफल अध्यापक भी थे और निबंधकार, कहानीकार भी थे। वह मौलिक भारतीय संस्कृत, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वह बंगला भाषा और भारतीय संस्कृत भी जानते थे। इन्होंने उच्च कोटि के कहानी एवं निबंध संग्रह की रचनाएं की। आचार्य हजारी प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य में विभिन्न रचनाएं की और संस्कृति की रक्षा की। ये ललित निबंध लेखकों में एक महान योगदान निभाए। द्विवेदी जी को साहित्य सेवा के लिए डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये हुई इनकी साहित्यिक रचनाएं, तो ये हो जाती इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, साहित्यिक परिचय हो जाती है। अब ये आती है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अशोक के फूल, विचार वितर्क, कुटज, आलोक पर्व, कल्पलता। उपन्यास में है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। और संपादन में है संदेश रासक, संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो। तो ये हो जाती इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। इस प्रकार से आप लिखते हैं तो पूरे के पूरे मिलते हैं साहित्यिक परिचय और रचनाओं के 5 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 5 में ही ख नंबर पे है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए, यानी कि लिखिए। तो अब हम लिखने वाले हैं 3 हैं, जैसे सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त। तो हम लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक परिचय। तो बिना देरी करते हुए तुरंत लिखेंगे। चलिए तो अब देख लेते हैं इनकी साहित्यिक परिचय किस प्रकार से लिखना है और क्या लिखना है। साहित्यिक परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इन्होंने रचनाएं वैश्वकारक पत्रिका के माध्यम से लोगों के मध्य में उतारा। सरस्वती पत्रिका में इनके लेख छपते थे। राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण रचनाएं करने के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इनके साहित्यिक योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे साकेत, भारत भारती, यशोधरा, रंग में भंग, विष्णुप्रिया, द्वापर नहुस, किसान, पंचवटी और सिद्धराज, जयद्रथ वध। तो ये हो जाती इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की। तो वहां पे हो चुका था 30, तो 5-5 यानी कि 10 नंबर ये भी। अब हम कर चुके हैं 40 नंबर। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और देखेंगे। अगले नंबर पे कहता है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। जैसे कि फ्रेंड्स हम प्रश्नोत्तर नंबर 6 पार्ट नंबर 2 में सीखेंगे। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब फिर नए किसी दिन अगली क्लास में।